Hello friends, welcome to A1IS. Today we will start our ongoing prelims special series जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, साथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है, प्रीएम्बल, शेड्यूल, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखिएगा, एमसीक्यूज को देखिएगा, तो पार्ट्स जो होते हैं, जो डिवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स, उस पर भी सवाल रहता है। आर्टिकल्स पे तो सवाल रहते हैं, शेड्यूल्स पे सवाल रहते हैं, लेकिन दिस इज द वेरी बेसिक टॉपिक रहता है पार्ट्स। आपको पता है कितने पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स। तो जब हम बिगिनिंग की बात करेंगे तो 22 पार्ट्स तो थे ही, साथ में 8 शेड्यूल थे। जो नए जो शेड्यूल्स थे हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे अमेंडमेंट में शेड्यूल्स जुड़े गए, और 395 आर्टिकल्स। तो आज हमारा पूरा वीडियोस पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी सी द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। थोड़ा सा हम एक प्रीवियस जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, देन वी मूव टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला पार्ट क्या कहता है? पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव द आइडिया ऑफ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमने ये भी टॉपिक डिस्कस किया, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, द नेम, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, पॉलिटी। इंडिया दैट इज भारत, द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि कोई कॉन्फेडरेशन, ना कोई एग्रीमेंट, ना कि फेडरेशन। तो हमारा जो स्टेट्स के साथ है हम यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। देर इज नो एग्रीमेंट विद द स्टेट्स कि आप हमारे पार्ट बनेंगे और जब मन करेगा पार्ट से बाहर जा सकते हैं। तो ये किस पार्ट में एक्सप्लेन किया गया? पार्ट 1, आर्टिकल 1 to 4। तो आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 2 में कहा गया कि हम वैसे स्टेट्स बनाएंगे जो पहले से नहीं थे, उस नए फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 3 में भी स्टेट्स के फॉर्मेशंस में बात किया गया, नए स्टेट्स का बाउंड्रीज को चेंज करने का, नेम ऑफ द स्टेट्स को लेकर। लेकिन दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 4 में कहा गया कि अगर हम कुछ भी आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस करते हैं, दिस विल नॉट कम इन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। तो ये पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया गया। व्हेन वी टू टॉक अबाउट द पार्ट 2, पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में क्या गया कि कौन भारत का नागरिक बन सकता, कौन भारत का नागरिक नहीं बन सकता। तो इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में कहा गया, द इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, डबल सिटीजनशिप के बारे में एक्सप्लेन किया गया, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में एक्सप्लेन किया। द ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, उसके बारे में ये किस पार्ट में कहा गया? पार्ट 2। तो पार्ट 1 इज द यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप। अब नाउ मूव टू द पार्ट 3। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा मौलिक अधिकार है, किस पार्ट में एक्सप्लेन किया गया? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मूव टू द पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहाँ से लाया गया? मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन बताया था, सोर्स कहाँ से हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट लाया। तो डीपीएसपी हमने कहाँ से बोरो किया है? आइलैंड से बोरो किया। तो डीपीएसपी कहाँ एक्सप्लेन किया गया? पार्ट 4। पार्ट 4A के बारे में बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर स्वर्ण सिंह कमेटी, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात किया गया। जो अगर मौलिक अधिकार है तो हमारा कोई मौलिक कर्तव्य भी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन, जिसमें नेशनल फ्लैग हो, नेशनल चिन्ह हो, एंथेम हो, सबको रिस्पेक्ट की बात की गई। द फ्रीडम फाइटर्स, जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था, उसके रिस्पेक्ट की बात की। तो ऑल द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया ने बाद में इसको अडॉप्ट किया इन द 1976, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो स्वर्ण सिंह कमेटी से। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एरिया जो हमें पढ़ना है। पार्ट 5 में यूनियन के बारे में, पार्ट C द स्टेट्स के बारे में। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर हो या अपकमिंग एग्जामिनेशन हो, इस पे हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारा सीरीज चल रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस तो कर रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हुए पढ़ रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारे अच्छे से हमें याद रहे और हम बहुत ईजिली एग्जाम में सही जवाब दे सके। नाउ मूविंग टू द इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड इनटू, हमने अभी बात किया 22 पार्ट्स। 22 पार्ट्स हमने अभी पूरा डिस्कशन किया था कि टोटल कितने पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 22 पार्ट्स। कितने आर्टिकल्स है? 395 आर्टिकल्स। और कितने शेड्यूल्स है? 12 शेड्यूल्स।
व्हाट आर शेड्यूल्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शेड्यूल्स क्या, तो हमने बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बल्कि है, और बल्कि ना हो तो वैसे पार्ट जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया उसको अलग से रखा गया था शेड्यूल्स में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो उसे हमें शेड्यूल में रख दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बल्कि ना हो, थोड़ा सा ओवर रीडेड ना हो, फॉर दैट रीजन हमने शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नाउ मूविंग तो नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following subjects and arrange them into sequential order as mentioned in the constitution। यूनियन एंड टेरिटरी अभी हमने डिस्कस किया किसमें, पार्ट 1 में। फंडामेंटल ड्यूटीज 4A, 4 में कौन सा था, फंडामेंटल, डीपीएसपी 4 में था और फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में। फंडामेंटल राइट्स 3 में। सिटीजनशिप 2 में, पहला में यूनियन एंड टेरिटरी, दूसरा में सिटीजनशिप। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 4। तो इसको अरेंज करना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में। तो यूनियन एंड टेरिटरी पहला होगा तो फर्स्ट, तो ये होगा 1 3 4 1, तो आंसर विल बी ए। यूनियन एंड टेरिटरी विल बी पार्ट 1, सिटीजनशिप पार्ट 2, फंडामेंटल राइट्स 5 पार्ट 3, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 4 एंड 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपको हमेशा याद रखना, 1-2 बार पढ़िएगा तो पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद हो जाएंगे। Moving to the next question, the provision for the election commission in Indian constitution was inspired by which of the following countries? आयरलैंड, मैंने बताया था आयरलैंड से क्या लाया था, डीपीएसपी। यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ लिए थे, पर इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविज़न है वो यहाँ से नहीं लिया था। यूनाइटेड किंगडम ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। इसके एनालिसिस को पढ़िए। द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लाया था और इलेक्शन प्रोसीजर था प्रेसिडेंट का, वो भी आयरलैंड से लिया। इलेक्शन कमीशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। आंसर विल बी डी, क्योंकि हम किसी भी से बोरो नहीं किए थे या हम इंस्पायर्ड नहीं हुए थे। द कमीशन, इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसीजर है या उसके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को लेकर। मूविंग फॉरवर्ड, Which of the following not correctly matched? सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, ये भी सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज 6A, हमने बताया किसमें, 4A में, 4A। स्टेट पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर विल बी सी, ये भी सही है। तो आंसर विल बी सी, कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें, 4A में, पार्ट 4A ऑफ द Constitution। Which part of the Constitution envisages a 3-tier system of panchayats? Part 9, 10, 11, 12। तो आंसर विल बी पार्ट 9। अभी हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पार्ट 9 में क्या है, पंचायत। कैसे पंचायत, हमने 73 अमेंडमेंट एक्ट इन 1992, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो इसमें हम पार्ट 9 में जोड़ा द पंचायत, पार्ट 9A में क्या जोड़ा, म्यूनिसिपैलिटीज, और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव्स। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा ये सवाल आता है, 9 में क्या जोड़ा, पंचायत। पंचायत एक मूवी सीरीज, एक वेब सीरीज भी आया था, आपने जरूर देखा होगा, बड़ा अच्छा सीरीज है, कभी मौका मिले अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए। ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो या विलेज का जो लाइफ स्टाइल होता उसके बारे में बड़ा अच्छा और बहुत क्लीन एंड सिंपल कॉमेडी है, कभी भी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। तो 9, आप पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत है, 9A में म्यूनिसिपैलिटीज और 9B में कोऑपरेटिव्स। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोकल टायर या 3 टायर सिस्टम की हम बात करते हैं, या लोकल बॉडीज या लोग ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which part and chapter of Indian Constitution deal with the legislative relation between the union and states? तो आपने पढ़ा होगा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में हम 3 चीज की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। 3 रिलेशंस की बात की गई सेंटर और यूनियन के बीच में, एडमिनिस्ट्रेटिव,
लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो सेकेंड रिलेशन है बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। तो पार्ट 9, पार्ट 11 एंड चैप्टर 1। पार्ट 11 चैप्टर 1 में किसकी बात की गई है? द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। तो तीन इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच में, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में जो आप देखे होंगे कि जो सेंटर स्टेट्स को पैसा दे रही है या स्टेट सेंटर को पैसा दे रही है इन द रिटर्न ऑफ द इंपॉर्टेंट टैक्सेस ड्यूटीज को लेकर, तो वो फाइनेंशियल रिलेशंस में हम पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशन में जो इंपॉर्टेंट इमरजेंसी को लेकर हो या लेजिस्लेटिव जो ऑर्डर्स की हम बात करते हैं, लिस्टेस की बात करते हैं, वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस में। एडमिनिस्ट्रेटिव में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ऑर्डर्स है जो हम यूनियन और स्टेट्स में पढ़ते हैं। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फेडरलिज्म, जो फेडरल स्ट्रक्चर हमने अपनाया यूनियन और सेंटर, उसके बारे में हम जरूर पढ़ते हैं। तो दिस कम्स अंडर द पार्ट 11 चैप्टर 1, याद रखिएगा। This is very important when we talk about the union or states relations. अब मैच द फॉलोइंग कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, to provide opportunities for education to the child between the 6 to 14 years of age, India that is Bharat, the union of states, part of the constitution। तो मैंने कहा था किस पार्ट में है? यूनियन इट्स टेरिटरी अंडर द आर्टिकल 1। तो सबसे टॉप आर्टिकल हमने पढ़ा था इंडिया दैट इज भारत, तो ये किस पार्ट में आएगा? पार्ट 1। तो पार्ट 1 कौन है? द यूनियन एंड टेरिटरीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये किस में आएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात किया गया। तो बी का क्या होगा? 1, डी का होगा 2। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स क्या है? वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन। तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट्स, ये भी आपने पढ़ा होगा। और टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन बिटवीन द 6 है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आंसर विल बी बी। इसमें देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, विलेज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स वाला बात हमने किया था, इंडिया दैट इज भारत। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्टली मैच्ड। तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? सिटीजनशिप। पार्ट 1 में क्या था? यूनियन इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में क्या था? सिटीजनशिप। तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी गलत, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी गलत, पार्ट 4 ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज ये राइट है, पार्ट 5 ऑफ द ये भी गलत। तो आंसर विल बी सी। ये सब याद रखना, ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, पर एग्जाम में जरूर आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता, पर आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। Now moving forward, which of the following is not correctly matched? Again the match of following है सेम है जो हमने अभी पिछले पढ़ा था। मैच द लिस्ट अगेन द सेम, जो हमने पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी पढ़ा उसको लेकर, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी पढ़ा था। पंचायत पार्ट 9 है, म्यूनसिपैलिटीज, तो इस हिसाब से आप ऑर्डर लगा लीजिए। पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 8 में यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज और 9A में म्यूनसिपैलिटीज। अगेन द क्वेश्चन विल बी बेसिक है जो आपको पता है। विच ऑफ द नॉट करेक्टली मैच, पंचायत को अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में जो पंचायत म्यूनसिपैलिटीज या 3 टायर सिस्टम आया था। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द प्रोविजन फॉर द पंचायती राज सिस्टम? 9। विच पार्ट ऑफ द 9? तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बार बार रिपीट है पर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, द फंडामेंटल ड्यूटीज ये राइट है, स्टेट्स ये इंपॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आंसर भी गलत क्योंकि ये पार्ट ऑफ द स्टेट्स में है, तो ये भी उसी में हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 स्टेट्स में, आपको पता है दो, एक अटॉर्नी जनरल होते हैं और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76 जो लीगल वर्क होता है या लीगल पर्सनालिटी आप बोल सकते हैं, कोई भी यूनियन का कोई लीगल जो भी समाधान देना रहता है वो किसका काम रहता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। वैसे स्टेट्स लेवल पे एडवोकेट जनरल ऑफ होते हैं, उनका वो होता
अंडर आर्टिकल 165, अंडर 165 एडवोकेट जनरल, तो एक जो सेंटर में होंगे अटॉर्नी जनरल, वैसे ही स्टेट्स में होंगे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो दिस ऑल एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन जो आपने पढ़ा होगा, जो प्रीवियस ईयर के जो भी रिविजन्स करते होंगे फाउंडेशंस में। पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड द स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसके बारे में पार्ट समझाया गया। अगेन द आर्टिकल्स विल बी सेम, बार बार रिवीजन किया गया, बार बार रिपीट रहते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग दिस। द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 390 आर्टिकल्स, 390 आर्टिकल्स, 5 शेड्यूल गलत, 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, 395, तो आंसर विल बी नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन कैलकुलेशन ऑफ द नंबरिंग और नंबरिंग वाइज, तो इसका आंसर गलत है, लेकिन वैसे 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स है। हाउ मेनी पार्ट्स? 22 पार्ट्स, तो यह शेड्यूल्स वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स। ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करा, जब हमने अपना नया संविधान जब अडॉप्ट किया था एकदम और शुरुआती दौर में, कितने पार्ट्स थे? पार्ट्स विल बी द सेम, 22 पार्ट्स थे। कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स। और कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स। तो बाकी 4 शेड्यूल्स तो समय के साथ उसमें ऐड किया गया, तो आंसर विल बी ए। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिया सर्विसेज? आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपर्ली मैच? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 318, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324, ये गलत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 332 में सीट्स इन द आप बोल सकते 332 बोला गया लोअर हाउस, और इसमें सीट्स अटॉर्नी जनरल अभी हमने बात किया आर्टिकल 76, तो आंसर विल बी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? आर्टिकल 39A नॉट करेक्टली मैच बोल रहा है। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एरिया सही है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एक्सिक्यूटिव, ये गलत है, वो आर्टिकल 50 में बोला गया। आंसर विल बी डी, नॉट करेक्टली मैच कह रहा। तो ऐसे करके जब बेसिक क्वेश्चन से आपको लगाने हैं, जब बार बार लगाएगा तो आपको याद रहेंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 36, आर्टिकल 74, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 क्या कहता है? अमेंडमेंट प्रोसीजर आपने पढ़ा होगा, तो आंसर विल बी 3421 है। तो 2-3 भी अगर आपको सारे आर्टिकल्स याद नहीं रखना है, 1-2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी याद रखेंगे तो ऐसे मैच द फॉलोइंग में बहुत अच्छे से पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो अगेन द सेम क्वेश्चन, जिसमें भी ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है, लेकिन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, और ये सारा चीज़ें जो हमें पढ़ना है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 315, आर्टिकल 280, तो जैसे आपको पता आर्टिकल 280 क्या? फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया। आर्टिकल 324 क्या बोला? इलेक्शन कमीशन के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात किया। आर्टिकल 330 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आंसर विल बी A4B3। तो ऐसे करके भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आपको याद रखने, आर्टिकल 324, आर्टिकल 368, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 जहाँ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस के बारे में बोला गया, वो भी आपको याद रखने हैं। आर्टिकल वैसे अगर सेम द मैच फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312, ऐसे करके आप मैच द आंसर विल बी बी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है रिगार्डिंग दिस द इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको सारे पार्ट्स याद रखने, किस पार्ट्स में क्या बात किया गया, द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक यूज किया जाता है टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट इंडियन आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वो ट्रिक के बारे में कुछ वो इससे आपको पर आसानी से
395 आर्टिकल्स के लगभग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो याद रहेंगे। तो ये बड़ा याद रहता, कंफ्यूजन रह जाता रिगार्डिंग द आर्टिकल्स। तो कुछ याद रखने के तरीके हैं वो हम फॉलो करेंगे। तो सारे 395 आर्टिकल्स तो आपको याद नहीं रखने, पर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता या जो आपको पता होना चाहिए द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो हम उस ट्रिक से याद रखेंगे। लेकिन द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको हमेशा याद रखना है। आंसर राइटिंग हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, प्रीलिम्स हो, ये सब पे सवाल जरूर रहते हैं। आंसर राइटिंग में भी आर्टिकल्स हो या पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज किया जाता है लिखने के शैली में या लिखने के तरीके में। तो ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बार बार कवर करेंगे रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और साथ में डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ट्रिक यूज करेंगे रिगार्डिंग द रिमेंबरिंग ऑफ द ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अच्छे से पढ़िए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।